अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दुनिया के सुपर पावर के सदारती इंतखाब में अमरीकी अवाम जो हैं अपने राय का इजहार कर चुके हैं। ट्रंप और जो बाइडन दोनों ही अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, धांधली का इल्ज़ाम भी दोनों उम्मीदवार लगा रहे हैं, लेकिन हतमी नताइज आने में भी काफ़ी वक्त दरकार है। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर की एक अहम वजह पोस्टल वोटों की बड़ी तादाद है और इन वोटों को गिनने में कई दिन लग सकते हैं, जबकि नताइज की ताख़ीर में दूसरी अहम वजह किसी उम्मीदवार की जानिब से नताइज को कानूनी तौर पर चैलेंज किया जाना है। फिर इस सूरत में भी हतमी नताइज आने में कई दिन लग सकते हैं। लेकिन अभी तक अंदाजों, गैर हतमी नताइज और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन को सदर ट्रंप पर बरतरी हासिल है। अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट होने वाले गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके हैं। अमरीकी सदर बनने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना ज़रूरी होता है। अभी 6 रियासतों के नताइज आना बाकी है, जिसमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना शामिल हैं। जो बाइडन को कामयाबी के लिए 6 रियासतों में से 3 रियासतों में जीतना होगा, जबकि ट्रंप को दोबारा सदर बनने के लिए कम से कम 4 रियासतों में कामयाबी हासिल करना होगी। अमरीकी सदारती इंतखाब का जो मुकाबला है अभी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और स्विंग स्टेट्स इसमें बड़ा अहम ज़ाहिर किरदार अदा करेंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का सख्त मुकाबले वाली स्विंग स्टेट्स में जीतने के इम्कानात जो बाइडन से ज़्यादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप सबसे अहम स्विंग स्टेट फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल जो वोट है ये हासिल कर चुके हैं और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 200 सालों से इसी रियासत में कामयाब होने वाला उम्मीदवार जो है ये सदारती इंतखाब जीतता चला आ रहा है। फ्लोरिडा के अलावा जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में भी कांटे का मुकाबला जारी है। जॉर्जिया में 16 जबकि नॉर्थ कैरोलिना में 15 इलेक्टोरल वोट हैं। इस तरह रियासत पेंसिल्वेनिया में इलेक्टोरल वोटों की तादाद जो है 20 है, जबकि मिशिगन में ये तादाद 16 है और इन दोनों रियासतों में ही डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह बरतरी हासिल होती हुई नजर आ रही है, जबकि 6 वोटों की हामिल रियासत नेवाडा में जो बाइडन को बरतरी हासिल है। अब इन तमाम अहम रियासतों में हार जीत का फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और जो बाइडन दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें मुख्तलिफ रियासतों से ज़बरदस्त नताइज मौसूल हो रहे हैं, जबकि उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर से उनकी जीत को शिकस्त पे बदलने की कोशिश की जा रही है। ये भी खदशात जो है ना वो बार बार इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप ने मुतालबा किया है कि डाक के जरिए भेजे गए लाखों वोटों की गिनती रोक दी जाए, जिसके लिए वो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इल्ज़ामात के हक में अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया, जबकि जो बाइडन कहते हैं कि जब तक आखिरी वोट नहीं गिन लिया जाता इलेक्शन खत्म नहीं होगा, जबकि हम जीत की राह पर हैं। सवाल यह है कि क्या सदर ट्रंप ऐसे इल्ज़ामात लगाकर इंतखाबात को मतनाज़े करना चाहते हैं या ये इंतखाबात मतनाज़े होने जा रहे हैं, और अगर शिकस्त की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नताइज को ही मानने से इनकार कर दिया तो यकीनी तौर पर अमरीका एक नए सियासी बहरान का शिकार हो सकता है। नताइज में होने वाली ताख़ीर पर अमरीकी अवाम के जहनों में क्या शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और अमरीका में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम आपका। खुरम, सुबह से ही मैंने जब 8 बजे टीवी ऑन किया तब से ही देख रहे हैं कि 238 वोटों के साथ जो बाइडन जो है वो आगे हैं और 213 वोटों के साथ जो है जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो पीछे हैं। गिनती का अमल स्लो है या जो प्रेसिडेंट ट्रंप इसको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं उस वजह से गिनती रुकी हुई है? पूरे दिन में हमने देखा नहीं कि कहीं से और रिजल्ट्स आए और उनको इलेक्टोरल वोट्स में शामिल किया गया हो। जी, यहाँ पे जो 4 रियासतों जिनका आपने जिक्र किया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, उस वक्त वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप मुनासिब लीड के साथ 95% काउंटिंग उनकी हो चुकी है, तो वो मुनासिब जो लीड है उनको मिली हुई है। और जो रियासत मिशिगन और रियासत मिशिगन और विस्कॉन्सिन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो बाइडन इस वक्त माइनर 0.6 और 0.7 के मार्जिन के साथ लीड कर रहे हैं, और ये 2 रियासतों में 95% वोट यहाँ पे भी काउंटिंग हो चुकी है। तो काउंटिंग का अमल चूंकि एक मैनुअल प्रोसेस था तो रिसोर्सेज जो उनके पास थे स्टेट्स के पास वो इतने ह्यूज नहीं थे कि वो इतने बड़े वॉल्यूम को लॉ के साथ कानून के मुताबिक इसको लेके चल सकें।
जो अहम डेवलपमेंट है वो पेंसिल्वेनिया रियासत, जिसके अभी तक जो काउंटिंग है वो रुकी हुई है, 64% पे रुक गई थी और उसके पास अभी तक उसमें कोई भी पेशरफ नहीं आई। उनके पास कानूनी तौर पे पेंसिल्वेनिया में 64% काउंटिंग हुई है, उसके बाद उसकी काउंटिंग अभी तक रुकी हुई है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां पे एक पोजीशन ली है कि जो मैसिव जो जिस रियासत वर्जीनिया में जहां मेरी रहाइश है वहां पे जब आपने अर्ली वोटिंग करनी है तो आपको पहले रिक्वेस्ट करनी होती है। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फिर आपको फॉर्म आता है, फिर आप फिल करके भेजते हैं तो अर्ली वोटिंग में जाता है। जबकि रियासत पेंसिल्वेनिया में ऐसा नहीं हुआ, वहां पे मैस बैलेटिंग लोगों के घरों में उनकी इजाजत के बगैर भेज दी गई। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां पे ये पोजीशन मेंटेन की कि कौन बैलेट को फिल कर रहा है, कौन उनको वापस भेज रहा है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर जो बैलेटिंग उस दिन जिस दिन कल का दिन गुजरा, अगर कोई बैलेट उस दिन पहुंचता तो उसको हम देखते कि उसको काउंट करना है कि नहीं, लेकिन उसके बाद वाले जो आने वाले जो बैलेट्स हैं उनको बिल्कुल भी काउंट नहीं करना। अच्छा खुरम, मुझे एक और बात बताइए, जो तासुर दिया जा रहा है कि अर्ली वोटिंग जो कहा जा रहा है इस बार रिकॉर्ड तादाद में अर्ली वोटिंग हुई है और इसमें कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक को जो है ना वो इसका फायदा हो रहा है, किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है कि अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेटिक जो वोटर है वो बड़ी तादाद में बाहर निकला है जिसकी वजह से इसका फायदा जो बाइडेन को हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको मिसाल दो स्टेट्स की मिसाल देता हूँ। रियासत विस्कॉन्सिन में प्रेसिडेंट ट्रंप वाज़े लीड के साथ जा रहे थे, मिलवॉकी काउंटी का रिजल्ट आया तो जो बिल्कुल वो करीब चले गए, बल्कि जो बाइडेन जो है वो 0.6 पॉइंट के साथ अब लीड में है रियासत जो मिलवॉकी काउंटी की वजह से। इस रियासत वर्जीनिया जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप लीड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फेयरफैक्स में अर्ली वोटिंग और मेल इन बैलेटिंग कंप्लीट हुई तो ह्यूज डिफरेंस आ गया प्रेसिडेंट ट्रंप के और जो बाइडेन वर्जीनिया से जीत के। इसी तरह से रियासत एरिज़ोना जो 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीती थी मेल इन बैलेटिंग की वजह से, अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि जो बाइडेन 90,000 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। अच्छा। तो बेसिकली जो बाइडेन वो एरिज़ोना स्टेट भी जीत चुके हैं। तो ये एक अहम जो चीज जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पोजीशन मेंटेन की है कि मेल इन बैलेटिंग के जरिए मुझे हराने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक ऐसा अमल है जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं था और ये उस मौके पे किया जा रहा है। उन्होंने कल मिसाल दी, सुबह 4 बजे एक मेल आ जाती है इनको और उनको वो काउंट करके उसमें शामिल करके मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारा अमेरिका। उनका एक और चीज आपने कल नोट की कि उनकी तकरीर के अंदर वो मसलसल कंप्लेंट्स कर रहे थे, जो उन्होंने कल विक्ट्री भी अनाउंस कर दी। जो उनकी अपने ही जो उनकी पार्टी के लोग थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, जैसे न्यू जर्सी के जो गवर्नर है इलेक्शंस पर नहीं अपने मुल्क के सिस्टम पर जो है ना वो क्वेश्चन रेज कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद मेरे साथ थे। अब मुझे ज्वाइन किया है रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आपका वक्त करीब आता जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछ पाऊँ कि कितने होपफुल हैं आप लोग विनिंग स्पीच के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप कितने होपफुल हैं, तो क्या जवाब है आपका? देखिए अभी मेरा ख्याल है अभी कोई स्पेकुलेशन करना कबल वक्त होगा। मेरा जो अंदेशा है ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। और जो ये एक तासर दिया जा रहा है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन जजेस ज्यादा हैं तो वो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ लीन करेंगे। मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ लीन नहीं करेंगे क्योंकि ये बाय लॉज है, इसमें लॉज को चेंज नहीं किया जा सकता, ओपिनियन को चेंज किया जा सकता है। जिस तरह अबॉर्शन है, हेल्थ केयर है, इस तरह की चीजों के ऊपर शायद उनकी फीलिंग्स और हो। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो ये स्टेट मैटर्स होता है, इसमें लॉज बड़े खुला के सामने होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एक चीज मेक सेंस करती है कि चाहे मेल इन बैलेट हो चाहे दूसरा बैलेट हो, इलेक्शन वाले दिन के बाद कल शाम 8 बजे के बाद जो बैलेट आए उसको काउंट करने का मेक सेंस नहीं करती चीज। वरना तो ये फिर मेल इन बैलेट जो है ये तो फिर सारा साल चलते रहेंगे ना, ये तो फिर एक प्रोसेस रुक ही नहीं सकता, एक डिसीजन पे पहुंचे नहीं जा सकता। लेकिन मैं यहाँ आपके नाजरीन को एक ये बात बताना चाहूंगा, अमेरिका में अब चाहे कोई भी जीते, एक जो कुछ चीजें बराक ओबामा साहब इस कंट्री के साथ कर गए हैं, कल मैंने वॉशिंगटन डीसी में जो देखा है, मुझे 35 साल हो गए अमेरिका में आते हुए, चाहे अब जो बाइडेन जीते, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते, कल मैंने देखा कि जिस तरीके से लोग, एक तो वॉशिंगटन डीसी बोर्डेड अप था, वो सीरिया का नक्शा पेश कर रहा था। मैं जब वहां से निकला हूं तो मैंने देखा यंग बच्चे नशा करके, हीरोइन मरवाना पीकर सड़कों पे ओवरडोज होके पड़े हुए थे। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है खासकर
मुसलमान, कंजर्वेटिव, पाकिस्तानी, जो भी कंजर्वेटिव है, आप हम लेकिन ये बात तो है कि कहा जा रहा है कि बाइडेन का आना मुस्लिम दुनिया के लिए अच्छा होगा। एक जो उनका कश्मीर पर स्टैंड है, फिर ईरान के साथ ताल्लुकात की जो बात की जाती है, वो कहते हैं जो जौहरी मुआहदा था, जो ट्रंप ने उसको कैंसिल किया, मैं आकर उसको वापस करूंगा। तो इस लिहाज से समझा जा रहा है कि जो बाइडेन का आना ये मुस्लिम कंट्रीज के लिए, मुसलमानों के लिए अच्छा होगा। नहीं, मैं उसको रीबट करना चाहूंगा। जी। ये वही वाइस प्रेसिडेंट है ओबामा साहब के साथ जिन्होंने बहुत ज्यादा ड्रोन अटैक करके ना सिर्फ आपके सिविलियंस को मारा, आपकी खुद मुख्तारी को चैलेंज 8 साल किया। और मेरा एक और क्वेश्चन मार्क होगा, 47 साल का एक थका हुआ सियासतदान आज आपको कश्मीर भी डिलीवर कर रहा है और आपको इस्लाम भी डिलीवर कर रहा है 47 साल के बाद। अब उसकी हालत अपनी ये हो चुकी है कि उसको पता ही नहीं होता कि वो सीनेट का इलेक्शन लड़ रहा है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है। उसको यही नहीं पता होता कौन सी स्टेट में खड़ा है। यहाँ पे एक तासर है कि अगर खुदा ना खास्ता वो जीत गया तो गवर्नमेंट चलाएगी नैन्सी पेलोसी और कमला हैरिस चलाएगी गवर्नमेंट इंडिया से। इसमें आपको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल लग रहा है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के खिलाफ है। जी जी, मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज मेरा एक कंक्लूजन एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो ये है कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ अमेरिका में, एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। चाहे कोई भी मुल्क हो, वो आपको रन नहीं करने देंगे। और एक बात ये मैंने लर्न की है अपने सारी जिंदगी के, मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं। जिस तरह खान साहब है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज है कि अब इसके साथ चले या ना चले, पता नहीं इसका मुस्तकबिल क्या है, उसको सपोर्ट नहीं करते। यही हालत यहाँ थी। एक तो पार्टी आप उनके खिलाफ, मीडिया उनके खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ, घेर के मारा उन्होंने। सर घेर के मारते हैं, ये इतना आसान नहीं है, अपहिल बैटल है। यहाँ पे नुकसान किसका है? वोटर का है। नुकसान किसका है? मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है। और ये एक ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 4 सालों में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जो ट्रंप की 100 और चीज़ों पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन एक जो पॉलिसी रही वो ये कि मुस्लिम ममालिक पर जो एक चढ़ दौड़ने की पॉलिसी थी डेमोक्रेट की, आप देखें चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो या और ममालिक हो, इसको ट्रंप ने बदला है। इवन के सीरिया के साथ भी हालात जो थे बड़े वो नहज तक पहुंच चुके थे। अफगानिस्तान से भी उन्होंने ट्रूप्स को निकालने की बात की, इराक से भी उन्होंने ट्रूप्स को निकालने की बात की। तो 1000 और चीज़ों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को इस बात पर बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाता है कि उनकी जो एक जंगी एक पॉलिसी रही है डेमोक्रेट्स की, उससे उन्होंने काफी ज्यादा बदला है। आपको लगता है कि अगर बाइडेन आते हैं तो ये कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी? फिर बिल्कुल नहीं रहेगी। उसकी वजह मैं एक तो आपको बताऊंगा, खासकर जिस तरह के करप्शन की उनके बच्चे पे एलिगेशंस हैं। एक तो वो अमेरिका को बेचेंगे चाइना के हाथों, बिल्कुल क्लियर है। ये बैलेट पे था मेड इन चाइना और मेड इन अमेरिका। और दूसरी चीज क्या होगी कि पेंटागन को चलाएंगे आर्मी जनरल्स, और आर्मी जनरल्स क्या चाहते हैं? वॉर चाहते हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, आपको मैं बताना चाहूंगा अमेरिका सबसे ज्यादा क्या बनाता है? आर्मामेंट्स। तो आप देखेंगे कि दोबारा अमेरिका जंगों में किस तरह जाता है, ट्रबल किस तरह क्रिएट करता है। डोनाल्ड ट्रंप वाज रेजिस्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। वो सैंक्शंस और एम्बार्गोस को यूज करते थे अपने टारगेट अचीव करने के लिए। वो ही वाज एंटी वॉर, ही वाज एंटी इराक वॉर, ही वाज अगेंस्ट द वॉर इन अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में ज़ाहिर नजर भी आ रहा है जिस तरीके से वो विड्रॉल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 25 दिसंबर से पहले, क्रिसमस से पहले वो विड्रॉल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब मेरे साथ थे। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी, आप लोग कितने होपफुल हैं? बाइडेन साहब कितने होपफुल हैं अपने विनिंग स्पीच के लिए? देखिए जी, हम लोग बहरहाल जो स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, जो ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए तो बहुत होपफुल हैं। लेकिन वी ऑलवेज वी आल्सो अंडरस्टैंड कि इसके लिए इट्स गोइंग टू बी अपहिल बैटल। इलेक्शन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर वहाँ से क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें कुछ 2-4 दिन 2 हफ्ते की बात इसके बाद भी चलेगी। लेकिन चूंकि बाइडेन के पास इस वक्त 238 इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद हैं, विस्कॉन्सिन और नेवाडा इज़ प्रॉमिसिंग, जो ट्रेडिशनली भी डेमोक्रेट स्टेट्स हैं। पिछली दफ़ा भी नेवाडा हम जीते थे, तो उसको इन करने के बाद हमें सिर्फ 16 इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए होंगे। पेंसिल्वेनिया की क्या सिचुएशन है?
20 इलेक्टोरल पेंसिल्वेनिया के अंदर आप इस वक्त 1.2 मिलियन मेल इन बैलेट्स हैं जिनकी काउंटिंग हो रही है, और 7 लाख की लीड है ट्रंप के पास। जो 1.2 मिलियन वोट है वो मेल इन बैलेट है, उसका 90% कम से कम मैं बाइडेन की तरफ जाता हुआ देखता हूं। तो पेंसिल्वेनिया भी बैक इन द प्ले है अगेन। लेकिन मैं पेंसिल्वेनिया को अगर नहीं भी काउंट करूं तो हमें अगर मिशिगन के 16 वोट मिल जाते हैं तो वी विल हैव द नंबर ऑफ 270। अच्छा, मिशिगन के अगर 16 मिल जाते हैं, पेंसिल्वेनिया से अगर नहीं भी हो तो तब भी आप लोग जीतने की पोजीशन में हैं, राइट? हमारे पास तीन डिफरेंट सिनेरियोज हैं। हाँ। एक तो ये है कि हमारे पास विस्कॉन्सिन, नेवाडा आने के बाद मिशिगन और पेंसिल्वेनिया दोनों आ जाए तो हम 290 पे चले जाते हैं, और अगर हमारे पास सिर्फ मिशिगन और पेंसिल्वेनिया आ जाए तो 274 पे चले जाते हैं। और अगर हमारे पास विस्कॉन्सिन, नेवाडा और मिशिगन, जो मैं समझता हूँ मोस्ट, जो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये 3 आने के बाद 270 का होगा और ट्रंप 268 पे होंगे, और दिस विल बी द क्लोजेस्ट इलेक्शन एवर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ। लेकिन अगर ये सारा मामला कोर्ट में चला जाता है तो आपको नहीं लगता मतनाज़े बन जाएंगे? आप लोगों को भी लग रहा है धांधली हो रही है, दोनों उम्मीदवार जीत का भी दावा कर रहे हैं और पैरेलल ये भी कह रहे हैं कि धांधली हो रही है? नहीं, लेकिन जो बाइडेन ने तो धांधली की कोई बात नहीं की ना। हम तो ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे जाके ये फैसला होगा। इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जैसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर ये सारे रिजल्ट्स उनके पास चले जाएं और कंपाइल करके बोलें कि ये बंदा विक्ट्री इस बंदे की है। यहाँ पे विक्ट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियल कोई फार्मूला नहीं है। हर स्टेट अपना रिजल्ट जो है वो उसको पोस्ट कर देती है और हर कैंडिडेट अपने ऑफिस में बैठ के अपने हिस्से के इलेक्टोरल कॉलेज को गिनता है, और गिनने के बाद अपने आप को जब देखता है मेरे 270 हो गए हैं तो वो अपने आप को अपनी स्पीच करता है विक्ट्री की, और दूसरा कंसेशन स्पीच करता है। बड़ा जेंटलमैन तरीके से ये इलेक्शन हमेशा से होते थे और आज भी ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन 270 का नंबर लेने के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरी तरफ से मानेंगे नहीं, इसलिए वो इस चीज को ऊपर लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की जब स्टैंप लगेगी तो वो जो बाइडेन की विक्ट्री जो है वो उसके बाद वो ऑफिशियल। अर्ली वोटिंग से आप लोग कितने होपफुल हैं? कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक को ज्यादा आप लोग पर उम्मीद है कि अर्ली वोटिंग आप लोगों के लिए ही हुई है। नहीं, अर्ली वोटिंग तो होगी ना आपका, तो अब तो सिर्फ जो कहानी पीछे बची है वो मेल इन बैलेट की है। तो जो आप उसको अर्ली वोटिंग का हिस्सा कह सकते हैं। मेल इन बैलेट जो है उसकी काउंटिंग अभी हो रही है, काउंटिंग, रीकाउंटिंग, उसकी लेजिटिमेसी, उसकी चेक एंड बैलेंस, उसमें से रिजेक्ट, सिलेक्ट, वो सारा काम इस वक्त चल रहा है। क्योंकि ये मेल इन बैलेट प्रैक्टिकली एक कागज का टुकड़ा है जो डाक के थ्रू वहां पहुंचता है। तो टिपिकल ओल्ड फैशन वे से पर्ची खोलो, पर्ची को देखो कौन सी किसकी है, तो उसके ऊपर टाइम लग रहा है ये, और वो टाइम जो है, और फिर क्योंकि पता है सबको कि मेल इन बैलेट वो जो प्रोमिनेंट फैक्टर होगा इस इलेक्शन के अंदर, तो वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं हर स्टेट के, वो इतने केयरफुली चल रहे हैं कि भाई कल को कोई चीज चैलेंज ना हो जाए, वो डॉक्यूमेंटेशन करना, उनकी लेजिटिमेसी देखना, उनका प्रोसेस करना, उसकी वजह से डिले हो रही है। और वो जो चूंकि ट्रंप ने तो डिस्करेज किया मेल इन बैलेट्स को और उसको चैलेंज किया, उसको लेजिटिमेसी को भी चैलेंज कर रहे हैं, तो जितने भी मेल इन बैलेट बाहर मौजूद हैं उसकी बिग मेजोरिटी जो है वो जो बाइडेन के ही वोट हैं वो, तो इसलिए भी जो समझ में आ रहा है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि ये तासुर अब है बाइडेन के लिए कि मुस्लिम दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए बाइडेन का आना अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन एक ये भी एक माजी है डेमोक्रेट का, मुस्लिम दुनिया पर चढ़ दौड़ना, जंगें छेड़ देना, आप इराक का हाल देख लें, अफगानिस्तान का हाल, ये सारा डेमोक्रेट के दौर में हुआ। इस बात पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी तारीफ की जाती है कि वो एंटी वॉर चले हैं और इस पॉलिसी को उन्होंने आकर बदला है। तो अगर बाइडेन डेमोक्रेट इक्तदार में आते हैं तो आप लोग इस पॉलिसी को अगर लेकर चलेंगे कि वॉर नहीं होगी, जिस तरह वो ट्रूप्स को निकालने की बात करते हैं, इराक से भी बात की, अफगानिस्तान से, तो प्रैक्टिकली हो भी रहा है, तो आप इस पॉलिसी को लेकर चलेंगे या इसमें कोई फर्क होगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेट वार को छेड़ते हैं, ये टोटल रॉन्ग परसेप्शन है। जितनी भी वार स्टार्ट हुई है उसमें ज़्यादातर रिपब्लिकन की, जब देखिए ना जॉर्ज बुश ने जो वार की थी स्टार्ट वार, या बुश सीनियर ने जो की थी, ये दोनों रिपब्लिकन थे। तो इसको हमने आकर के जब डेमोक्रेट आए तो उसके बाद इसको वाइंड अप किया गया। अच्छा हाँ, 100% उससे ट्रूप्स नहीं निकाले वहाँ से, जैसे अफगानिस्तान से। ट्रंप जो है वो तो जो वाइंड अप ट्रंप करना चाह रहे हैं वो कोई सोल्यूशन नहीं है। वो तो एक जो बंदा नहीं है कहता तंग आ गया कि जी वो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और वो कहता है ये मुझे भागना है।
तो वो कोई पॉलिसी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव का एक डिसीजन है। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ जब जो बाइडन इलेक्शन जीतते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनेगी, एक पॉलिसी बनेगी, और उस पॉलिसी के तहत उसका ऑब्वियसली पूरा अमेरिका ट्रिलियंस डॉलर वार्स के अंदर लगा के सख्त नहीं है कि मजीद पैसे वार के अंदर लगाए जाए, तो इस पर तो सब अग्री हैं, लेकिन उसका जो एग्जिट स्ट्रेटजी है उसके ऊपर लोगों को तशवीश है कि जिस तरह हम छोड़ के भाग रहे हैं वो वापस 80s की जो रिपीट ना हो जाए वो स्टोरीज। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसमें स्ट्रेटजी का डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन वार को मजीद आगे स्टार्ट करना आई डोंट थिंक डेमोक्रेट्स भी इसके अंदर कोई समझते हैं कि ये कोई अच्छी चीज होगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप समझते हैं कि अगर बाइडन जीत जाते हैं, ट्रंप हार जाते हैं, तो कोई हंगामों की सूरत हाल इस तरह की कोई पैदा हो सकती है, कोई मतनाज़ सूरत हाल, कोई दंगे फसाद शुरू हो सकते हैं जिस तरीके से जारियाना रवैया और उनके सपोर्टर्स का है? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ट्रंप का जो अपना एटीट्यूड है वो तो जब जो है ना, देखिए जी, अगर प्रेसिडेंट अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जब इलेक्शन हारेंगे तो उनकी तरफ से अमेरिका बचे या ना बचे, ही डजंट केयर, क्योंकि एक सेल्फिश आदमी है। उसको ना तो ये मेक इन अमेरिका ग्रेट वाली कोई कहानी नहीं थी, वो एक नारा था। अगर मेक इन अमेरिका ग्रेट है तो फिर आप जब इलेक्शन हारे हैं तो ग्रेटनेस तो इसी में है अमेरिका की कि आप ग्रेसफुली अपना कंसेशन स्पीच करें और घर जाएं। तो अगर आप वहां पे लोगों को बोलेंगे जी ये धांधली हो गई है, आप सुप्रीम कोर्ट, अच्छा मजे की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानेंगे। अच्छा। उसके बाद भी अपने, लेकिन उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी ना, आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद डक टेप लगाना रह जाएगी इनके मुंह पे। मतलब इनको आप जो मर्जी बोलते जाओ, आपको कौन क्या बोल सकता है जी। लेकिन यह कि लेजिटिमेसी जो इलेक्शन, मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। स्टेट्स जब स्टैंप मार के आपको दे देती हैं कि यू आर विनर फ्रॉम दिस स्टेट एंड यू आर विनर फ्रॉम दिस स्टेट, आपने मैथमेटिकली उसको कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको ग्रेड 2 का, ग्रेड 1 का एक स्टूडेंट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेट जावेद साहब मेरे साथ थे। नाजरीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाली तब्दीली सरकार ने दोहरे म्यार की इंतहा कर दी है। एक तरफ हुकूमत सनतकारों को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए पैकेज दे रही है, तो दूसरी तरफ 2000 रुपए फी मन गंदम की इमदादी कीमत मांगने पर पंजाब हुकूमत किसानों को बदतरीन तशद्दुद का वहाँ पर निशाना बनाया गया 2 दिन में। एक तरफ हुकूमत सनती तरक्की के लिए अमली इकदाम उठा रही है, तो दूसरी तरफ कौमी मईशत का हम सतून ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा 14% कम हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने छोटी सनतों के लिए पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि 1 नवंबर 2020 से छोटी सनतों को इजाफी बिजली 50% कम रेट पर देंगे। तमाम सनतों को अगले 3 साल तक 25% कम रेट पर बिजली फराहम की जाएगी और कोई पीक आवर नहीं होगा। सनती शोबे को 16 रुपए यूनिट वाली बिजली 8 रुपए यूनिट में मिलेगी, जिससे जाहिर है सनती तरक्की बढ़ेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक तरफ हुकूमत मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए सनतकारों को तारीखी रिलीफ पैकेज दे रही है, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता 2 रोज से किसान लाहौर के दाखिली रास्ते ठोकर न्याज बेग पर एहतजाज कर रहे थे। आप हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद किसानों ने अब धरना तो ख़त्म कर दिया, लेकिन मुआशी तौर पर बदहाल किसानों का मुतालबा ये था कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है, इमदादी कीमत है, ये 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए, गन्ने की फ़ी मन कीमत 300 रुपये मन मुकर्रर की जाए, बिजली का यूनिट सस्ता किया जाए और खाद पर सब्सिडी को मज़ीद बढ़ाया जाए। बजाय इसके कि हुकूमत किसानों के जायज़ मुतालबात को तस्लीम करती, ये नौबत ना आने देती कि उनको धरना देना पड़ता, पंजाब हुकूमत ने निहत्ते किसानों पर 2 बार बदतरीन तशद्दुद किया, क्रैकडाउन किया, आंसू गैस की शेलिंग की, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन इस्तेमाल किए, मुजाहिरे में शामिल मुतअद्दिद किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। आपको ये भी बताएं कि हुकूमत जो है ये रशिया के किसान से 2400 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम खरीद रही है, मगर अपने किसान को 2000 रुपये मन देने के लिए भी तैयार नहीं है। ECC की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये मन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। इस फैसले को मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से किसानों के साथ एक मजाक करार देते हुए
मुतालबा किया गया कि गंदम की इमदादी कीमत जो है सपोर्ट प्राइस इसको 2000 रुपये मन मुकर्रर किया जाए, जबकि सिंध हुकूमत ने इक्तिसादी राब्ता कमेटीज़ के इस फैसले से हट कर गंदम की सपोर्ट प्राइस 2000 रुपये मन मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर हुकूमत ज़राअत को सनत का दर्जा देने के लिए क्यों तैयार नहीं है। सवाल यह है कि अगर सिंध हुकूमत गंदम की कीमत 2000 रुपये मन मुकर्रर कर सकती है तो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। सवाल ये भी अहम है कि क्या नए पाकिस्तान में किसानों को अपना हक मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक तरफ बुज़दार सरकार किसानों और अपोजिशन जमातों से लड़ने में मसरूफ़ है तो दूसरी तरफ वसीम अकरम प्लस की मीडिया टीम में भी तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। चंद रोज़ पहले हमने देखा वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान को उनसे उनका कलमदान वापस लेकर फिरदौस आशिक अवान को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया, अचानक हटाया गया। और अहम चीज़ ये कि उस वक्त फ़याज़ुल हसन चौहान को भी उनकी बरतरफी का जो इल्म हुआ वो मीडिया के थ्रू, सहाफ़ियों के थ्रू हुआ। आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब आपका, थैंक यू वेरी मच वक्त दिया आपने प्रोग्राम के लिए। नदीम अफजल चंद साहब, लगता यह है कि हुकूमत जो है गैर मतवाजी जो है ना वो पॉलिसीज़ बना रही है, इम्बैलेंस लग रहा है हुकूमत की पॉलिसीज़ में। एक तरफ मुल्क के सनतकारों के लिए पैकेज आप लोग हुकूमत अनाउंस कर रही है, बिजली सस्ती कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। सनत को तरक्की मिलेगी, बड़ी अच्छी बात है। बेरोज़गारी का खात्मा होगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसी मुल्क का तबका किसान, इसी मुल्क का शोबा ज़राअत, ये दोहरा म्यार क्यों? उसको वहाँ आप किसान को 2000 रुपये मन जो है ना वो गंदम सपोर्ट प्राइस देने को तैयार नहीं है, उधर आप लोग इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसको आप जो है ना वो परवान चढ़ाने की बातें कर रहे हैं, क्यों? देखें जी, जहाँ तक तल्लक है किसान की बात आप करते हैं, किसान के लिए तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। और बदकिस्मती से पिछले दौर में जो नून लीग का दौर था स्पेशली, उसमें खा गन्ने का काश्तकार हो, खा गंदम का काश्तकार हो या किसान किसी और फसल का काश्तकार हो, उसके साथ एक ज्यादती बरती गई। गंदम पीपल्स पार्टी के दौर में रेट बढ़ाया गया था लास्ट टाइम और उसकी वजह से गंदम सरप्लस हुई थी, ये हकीकत है। लेकिन उसके बाद नून लीग ने एक दफा भी खादों की कीमतें भी बढ़ती रही, डीजल की बढ़ती रही, लेकिन गंदम की कीमत ना बढ़ी। अब वो सारा प्रेशर बढ़ता बढ़ता मुल्क में गंदम शार्ट होती फिर उसके ऊपर 400 बिलियन से ज्यादा पंजाब हुकूमत ने कर्जा भी लिया हुआ है गंदम के स्टॉक्स के ऊपर, ओवर प्लस वो भी सर्कुलर डेट है वहां का गंदम के ऊपर। और अब जाके गंदम दो चीजें हैं, एक तरफ गंदम मुल्क में शार्ट हुई थी जो पैनिक क्रिएट हुई थी, फिर हुकूमत को बाहर से मंगवानी पड़ी कि आम कंज्यूमर को आटा शार्ट ना हो, रोटी महंगी ना हो। आपको नहीं लगता वो भी गलत आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए, गलत आदाद-ओ-शुमार दिए गए जिसकी वजह से बाहर से आपको इंपोर्ट करनी पड़ी और बाद में पता चलता है कि स्टॉक तो हमारे पास था और बहुत ज्यादा स्टॉक था हमारे पास? देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी ने कभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं की, ना सियासतदानों ने कभी आने दी। हमारे यहाँ भी वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था स्टैटिस्टिक्स के फिगर, हमारी गंदम ओपन मैदानों में पड़ी हुई है स्टॉक में, ना कोई साइलेज का, कोई स्टोरेज का कोई जदीद सिस्टम है कि हमारी 5 से 8% तक गंदम तो ज़ाया होती है, बाहर ओपन मैदान में पड़ी हुई, मिट्टी खा जाती है, कीड़ा खा जाता है बारिशों की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें विरासत में मिली। अब देखना यह है कि गंदम की कीमत एक तरफ बढ़ाने से किसान को फायदा होता है, दूसरी तरफ कंज्यूमर है कि उसको ऑलरेडी महंगा ना हो, तो हुकूमत दरमियान में है। और हम तो यकीनन, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं समझता हूं कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी तो वो काश करेगा, वरना वो भी शहरों में जाकर ठेला लगा लेगा, शहरों पे प्रेशर बढ़ेगा, शहरों में लोगों को नौकरियां देनी पड़ेगी और गांव बेआबाद हो जाएंगे, ये हकीकत है। लेकिन अब हम बढ़ाना चाहते हैं और कीमत 1600 रुपए की डिसीजन हो रही है, रशिया से हम 2400 रुपए मन खरीद लेते हैं, हम रशिया के किसान को फायदा दे देते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, आप इस बात से आपकी तारीफ करनी चाहिए कि कैबिनेट सेशन में हर उस बात को आप सपोर्ट करते हैं जो अवाम के हक में जा रही हो। आपने किसानों के हक में भी बात की और आप इन इश्यूज को काफी ज्यादा बात करते हैं, इस पर आपकी तारीफ करनी चाहिए। क्यों एतराज उठाया जा रहा है जब कैबिनेट सेशन में इस पर बहस होती है? आप भी ऐसे इश्यूज पर बोलते हैं, शीरी मजारी भी बोलती है, शेख रशीद भी बड़ा वोकल होते हैं।
कैबिनेट में मेजॉरिटी जो है ना वो काश्तकार तबका नहीं है। हाँ। उनको नहीं पता कि किसान किस दर्द से गुजर के आता है। किसान की माँ बहन जो है वो जो छोटा किसान है ना, बड़े जागीरदार को मैं किसान नहीं समझता। हाँ। जागीरदार के सोर्स ऑफ इनकम मिलों वाले भी होते हैं। हाँ। और बड़े सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, उसकी शुगर मिलें भी है और जमींदारी भी है, उसको मैं किसान नहीं समझता। मैं किसान समझता हूँ जिसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ किसान है, जो काश्तकारी है, और मेजॉरिटी वो तबका है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी आवाज उठाई तो जाती है लेकिन कमजोर आवाज होती है। लेकिन हकीकत है कि इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है किसान को बिजली की सूरत में पैकेज मिले, उसको पेस्टिसाइड की सूरत में मिले और खादों की सूरत में मिले। अब साबका दौर में खाद पे जितना रिलीफ दिया जाता था, हर दौर में वो टोकन सिस्टम के ऊपर दिया जाता है। अब हम भी कहते हैं कि टोकन सिस्टम पे किसान को पैकेज ना दे, वो तो फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां ले जाती हैं। हाँ। वो किसान को तो मिलते नहीं है, क्योंकि जी बोरी के अंदर से टोकन नहीं निकलेगा, और वो टोकन आपने जाके दुकान पे जमा करवाना है या डीलर को, तो वो आपको मिल वाले से लेके वापस देगा पैसे। और भाई मिल वाले तो GIDC का पैसा किसानों से वसूल किया हुआ वापस करने में कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। वो किसान के टोकन का पैसा कैसे देंगे? एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप खुद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, आप नहीं समझते कि एक वजारत पर नदीम अफजल चंद साहब जब बार बार किसी वजीर को बदलेंगे तो फिर जो आपकी पॉलिसी, जिन पॉलिसीज को आपने लेकर चलना होता है, फिर जो एक कंसिस्टेंसी नजर आनी चाहिए वो नहीं होती। आप देखें ना, पंजाब में कितने वजीर इत्तलात आपने बदल दिए, फयाजुल हसन चौहान, उसके बाद शमशान बुखारी, फिर मियाँ इस्लाम इकबाल, फिर फयाजुल हसन चौहान साहब आते हैं, फिर उनको हटा दिया जाता है। और फिर हैरानगी होती है जिनको हटाया जाता है उनको ही नहीं पता होता, उनको भी मीडिया के थ्रू पता चलता है। असद उमर साहब की मिसाल भी हमारे सामने है, फयाजुल हसन चौहान की मिसाल भी हमारे सामने है। तो ये क्यों अचानक इस तरह के फैसले लिए जाते हैं? और हैरानगी की बात यह कि जिस शख्स की तारीफ करते हैं कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब, उसी को अचानक हटा देते हैं। तो ये तो वही साहब हो गया, जिस चीज पर एक्शन लेते हैं उसका काम उल्टा हो जाता है। देखें, ये वजीर आला का हक होता है अपनी टीम बनाना, या वजीर आजम का हक है अपनी टीम मुंतखब करना। ये प्रोगेटिव है उनका और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें बेहतर फैसले ही होने चाहिए और बेहतर फैसले ही लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन इस पर क्या बहस करनी चाहिए, ये आने जाने वालों को खुद अपना बयान देना पड़ेगा। मैं उनकी जगह नहीं दे सकता। क्यों निकाला गया, क्यों लाया गया, ये वो खुद जाने और उनके काम जाने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूस नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियोज़ में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया महमूदुल हक बुखारी साहब। आखिरकार 2 दिन की तगो-दौ के बाद, डंडे खाने के बाद, गिरफ्तारियों के बाद मुज़ाकरात हो गए। नाउ अब आप लोग सेटिस्फाइड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाज़िया, आपने इस अहम इशू को जगह दी अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि आज एक स्याद दिन मैं कह सकता हूँ जिस पे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म उस कम्युनिटी के साथ किया गया। क्या उसने कोई चोरी की थी, कोई डाका मारा था, कोई हंगामा किया था? वो निहत्ते लोग, वो खामोश लोग, वो बेबस लोग, मजबूर लोग, किसान क्या है? इस मुल्क के लिए उसने क्या नहीं किया? मुतालबा ये था कि 2000 रुपए मन आप सपोर्ट प्राइस कर दें। बिल्कुल, क्योंकि सिंध ने भी कर दी, गन्नम की कर दे, सिंध ने कर दी, और वो उसका क्रेडिट भी आपके चैनल को, आपके प्रोग्राम को जाता है। आपके प्रोग्राम में बैठ के हमने ये बात कही थी कि गंदम की आप सपोर्ट प्राइस जो है वो 2000 रुपए कर दें तो ये बहरान ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही, या वहाँ पे जो बैठे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं ये मुजम्मत करता हूँ और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो हमारे किसान भाई गिरफ्तार हैं उनको फिलफौर रिहा किया जाए। तो ज़ाहिर है ये डायलॉग में डिस्कस हुआ होगा ना? जी बिल्कुल हुआ। गुजारिश ये है कि उनके ऊपर इस तरह से तशद्दुद करना बाइसे शर्म है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल और गलत इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना और चाहिए। जो मुतालबात की बात आप करती हैं, देखें हम कहते हैं कि गन्ने का रेट 300 रुपये हो,
हम कहते हैं कि कपास का रेट 6,000 रुपये हो, हम कहते हैं गंदम का रेट 2,000 रुपये हो, हम कहते हैं कि सब्जियों की जो रेट्स हैं वो हमारे खर्चे के, कुछ हम नहीं मांगते, हम भिखारी नहीं हैं। हुकूमत कह रही है जो प्रोटेस्ट हुआ पिछले 2 दिन से चल रहा है, नून लीग इसको सपोर्ट कर रही थी। नहीं, गलत कह रहे हैं। ये कैसे जो है वो नून लीग सपोर्ट कर रही है, ये तो हमें पोलिटिसाइज ना किया जाए शाज़िया। हम तो अपने मुआशी बहरान में इतने डूबे हुए हैं, हमें इससे कोई गज़ नहीं है। मैं आज अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि एक तरफ नवाज शरीफ का जो है वो बयानिया है और दूसरी तरफ पाक फौज, मैं पाक फौज को सपोर्ट करूंगा। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुहिब्बे वतन हूँ। अभी नदीम अफजल चंद साहब मेरे प्रोग्राम में थी तो मैंने उनको कहा कि आप तो बड़ा इन चीज़ों को अपोज करते हैं, आप तो बड़े वोकल हैं। आप कहते हैं एक्चुअली काबीना में ये बात कोई समझने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि शायद वहाँ कोई किसान का बेटा नहीं बैठा, कोई किसी का इस ज़राअत से ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उन इंडस्ट्रीज को फ़ायदा दे रहे हैं जो कारोबार आपकी काबीना में बैठे लोग चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा शाज़िया। आप ये देखें वहाँ कौन है, वहाँ पे असद उमर है, वहाँ पे हमाद अजहर साहब हैं, वहाँ पे ये सारे दाऊद बैठे हुए हैं, सनतकार, हाँ जी, रज़ाक दाऊद बैठे हुए हैं, नदीम बाबर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ इनमें एक बंदा भी ऐसा नहीं जो हमारे दर्द को समझता हो, हमारी तकलीफ को समझता हो। हम ये कहते हैं कि जो हमारे अखराजात हैं ये आपके सामने हैं, हमने पेश किए। कितने बिजली सस्ती देंगे आप लोगों को? जी, बिजली सस्ती देंगे आप लोगों को? आप बिजली में आप ये भी तो कह रहे हैं कल ऐलान किया है, कल तो ऐलान किया है ना सनतों के लिए। हाँ, मैं वही इमरान खान को कहना चाहता हूँ कि आप उठा लें। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था, आपके प्रोग्राम में, आप जितना उठा लें आप सनत को, जब तक आप ज़राअत को नहीं उठाएंगे, आपका यह है कि आप रोजगार लोगों को देना चाहते हैं तो 48% डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री ज़राअत से मुंसलिक है, आपकी फर्टिलाइज़र ज़राअत से मुंसलिक है, आपकी फ्लोर मिल ज़राअत से मुंसलिक है, आपकी शुगर मिल ज़राअत से मुंसलिक है, आपके टेक्सटाइल ज़राअत से मुंसलिक है। आपके शहरों में आप किस यकीन दहानी पे आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हुआ और आप लोग उठ गए, धरना खत्म हो गया? हमें मार के उठाया गया है, तो और क्या, जबरदस्ती उठाया? जबरदस्ती उठाया कोई गया। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए? कोई आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग मार से डर गए और उठ गए? मार से डर गए और उठ गए आप लोग? आप ये देखें, वो मैले कपड़ों वाले, वो टूटे जूते वाले, शाज़िया, उन्हीं के दम से ये मुल्क चल रहा है। फॉर गॉड सेक, मैं मीडिया से भी कहूंगा कि अब वक्त आ गया है ज़राअत को डिस्कस कीजिए। शाम से हेडलाइंस चल रही हैं, टिकट्स चल रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए और इसलिए धरना खत्म हो गया। इसका मतलब मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, डंडे के जोर पे उठाया गया। बिल्कुल कोई मुतालबात हमारे तस्लीम नहीं हुए। आप ये देखें, बिजली का बिल है, ये कहते हैं कि हमने माफ किया, वो अदर टैक्स के अंदर फिर वो कीमत डाल दी गई, हमें बिजली में कोई रिलीफ नहीं है। मैं आज ये बात कहता हूं कि 2 साल के लिए, आप लोग 2 साल के लिए हम एहतजाज करेंगे। हम कराची से लेके खैबर तक हम इस बात के किसानों को लेके आएंगे। देखिए, नहीं, उनको मिल गई है उनकी मनपसंद प्राइस, बाकी चीजें भी, बाकी फसलें भी हैं। अब इन्होंने 65 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया वज़ीर आज़म साहब ने, आज से कुछ 6 माह पहले। वो वहीं का वहीं खड़ा है। 37 अरब इन्होंने फर्टिलाइजर में दिया, कुछ भी नहीं। 6 अरब उन्होंने वाइट फ्लाई के लिए रखा जिसने कपास को तबाह किया। मैं कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को भी समझना चाहिए और मीडिया से भी दरखास्त है कि आप एक हफ्ते में कम से कम एक प्रोग्राम ज़राअत के ऊपर करें। और मैं ये कहता हूं शाज़िया कि ये जो क्रॉप है ये भी पॉलिटिकल हो गई है, इसको डिस्कस करें और इसके वो नकाब उल्टे। आपको लगता है कि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती है, ज़ाहिर है किसान तो मायूस होगा और फिर आने वाले दिनों में बहरान आ सकता है गंदम का? बिल्कुल बहरान आएगा। मैं आज कह रहा हूँ, शिबली फराज साहब ने जो है कल भी एक वो इंपोर्ट कर लेंगे प्रोग्राम में, वो 2500 रुपया कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ ये 100 रुपए की रोटी शहरियों को मिलेगी अगर इनका यही रवैया रहा। आज 1400 लेके 2300 रुपए मार्केट में इस वक्त बिक रही है। इन्होंने कौन सी हुकूमत ने टांग तोड़ दी उनकी कि मुझे देने के लिए इनको अजाब लगता है। लेकिन रशिया के किसान से ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं। देखें, कपास बाहर से आ रही है आपकी, चीनी आपकी बाहर के से आ रही है, गंदम आपकी बाहर से आ रही है, टमाटर आज 300 रुपए किलो हो गया। यार ये जरी मुल्क है, इसको उस तरह से ट्रीट करो। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने गंदम पे इंपोर्ट की, चीनी भी, ये वाकई बहरान था या मसनूई बहरान पैदा किया गया? मसनूई बहरान पैदा किया। अच्छा। मैं आप फखर इमाम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को मतलब गलत आदाद-ओ-शुमार दिए गए। जी बिल्कुल।
ये देखें, ये जो माफियाज हैं इन्होंने होल्ड किया और इन्होंने अपनी मर्जी, और हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। ना चीनी की कमी थी इस मुल्क के अंदर, ना इस मुल्क देखें, सबसे पहले शाजिया दुनिया में फूड सिक्योरिटी और बाद में बॉर्डर सिक्योरिटी होती है। अगर फूड सिक्योरिटी जिसकी कमजोर होती है, बॉर्डर पे वो कभी लड़ नहीं सकता। वो जैसे कहते हैं ना कि जेदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। हाँ। तो ये जब तक इनको इस बात का एहसास नहीं होगा, आप ये बताएं कि मुझे क्यों मारा इन्होंने, मुझे क्यों मारा? मैं कहता हूं किसान को इज्जत दो, मेरी फसल मेरी मर्जी। बुजदार साहब से कोई बातचीत की यकीन दहानी नहीं कोई कुछ नहीं, किसान को पूछता कोई नहीं। फखर इमाम साहब से कभी ये बात ये अपनी तौहीन समझते हैं किसान से बात करना। सही। ये मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं पहले अखबार में बयान दिए, फिर अपील की, फिर भी नहीं सुनी, तब तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। इधर ही जहां पे आप 2 दिन से धरना दिए बैठे कि दोबारा धरना देंगे जहां होगा, असेंबली के आगे होगा, इस्लामाबाद अच्छा, आप असेंबली के आगे जा रहे हैं? इस्लामाबाद भी होगा। अच्छा, बिल्कुल होगा। और हुकूमत को इस बात को देखना चाहिए। सही। और किसानों के इन मसाइल को हल करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फाउंडेशन सैयद महमूदुल्लाह बुखारी साहब। बड़ी हैरानगी हुई सुन के, शाम से मीडिया पर खबरें चल रही थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए इंतज़ामिया के साथ, पंजाब इंतज़ामिया के साथ, और कहा जा रहा था कि इनके मुतालबात मान लिए गए हैं, इसीलिए इन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे तो खुद हैरानी होगी है सुन के कि सैयद महमूदुल्लाह बुखारी साहब कह रहे हैं कि हमें डंडे के ज़ोर पर उठाया गया, हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया, हम तो एहतजाज जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।